कि हम किसी का हक तलफी नहीं करना चाहते, बल्कि अपना हक बराबर का लेना चाहते हैं, हिस्सेदारी से, एहसान से नहीं। अच्छा नदीम भाई, हम मुस्लिम्स की बदकिस्मती कहिए कि हमारे साथ इतने सालों से ज़्यादती होती रही, इसलिए हम सबसे ज़्यादा मजलूम हैं। लिहाजा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो पार्टी आवाज़ उठाती है वो मुस्लिम्स की उठाती है, वो नेतृत्व मुस्लिम्स का करना चाहती है कि आप अपने वोट को मुत्तहद कीजिए और मुत्तहद करने के बाद अपने लीडर को ताकत दीजिए। फिर देखिए आप कि वोट बैंक कटने का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगता है या आपको कौम को ऊपर उठाने का इनाम मिलता है। आपको इनाम मिलेगा डेफिनेटली। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जानी मानी हस्ती, उद्योगपति नदीम तरीन साहब। इनके छोटे भाई मुशीर तरीन साहब संभल से AIMIM के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और कल उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया। लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि ये बहुत टाइम से और पार्टियों से भी जुड़े रहे, समाजवादी के साथ भी देखा जाता रहा, BSP के साथ श्रावस्ती से टिकट भी हुआ 2019 में ऑलमोस्ट, उसके बाद टिकट कटा और अब MIM की तरफ रुख कर रहा है। क्या वजह रही है MIM के रुख करने की? ऐसी कौन सी बात AIMIM की रही जिस बात से ये इतने मुतासिर हुए कि MIM ज्वाइन कर लिया? आगे क्या प्लान है वो जानेंगे। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर पहला सवाल यही रहेगा कि BSP से भी आपके ताल्लुकात रहे, समाजवादी पार्टी से भी रहे, तो फिर फाइनली आपने AIMIM ही क्यों चुनी? देखिए, जो पिछले दिनों हालात थे, जो पिछले सालों में हालात रहे, वो आज के हालात से मुख्तलिफ हैं जी। पिछले हालात ऐसे थे कि उसमें सब लोग एक साथ मिलकर चलते थे, सबको एक साथ रिप्रेजेंटेशन मिलता था, हर समाज के लोगों को बराबर की इज़्ज़त और बराबर की हिस्सेदारी मिलती रही है। किसी हद तक जातियाँ तो होती रहीं, लेकिन इस तरह खुली हुई जातियाँ नहीं थी जो अब हो रही हैं। इस वजह से ये ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो नहायत सख्त ज़रूरत है कि अब जिस तरह और दूसरे समाज, दूसरी कम्युनिटीज़ का अलग वोट बैंक है और उनका अलग नेतृत्व है या उनकी अलग क़यादत है, तो इसी तरीके से अब वक्त आ गया है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं, जिसमें सबसे और सारे लोगों के साथ साथ और गैर मुस्लिमों के साथ साथ सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए मुस्लिम कौम है, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि वो सब इकट्ठा हों, उनकी अपनी एक क़यादत हो, उनका अपना एक नेतृत्व हो और वो लोग, उनका जो लीडर है वो इक़्तिदार में हिस्सेदारी बांटे, हिस्सेदारी बने, ना कि वोट देकर भिखारी बने। तो भिखारी बनना है या हिस्सेदार बनना है, इसका फ़ैसला करना है और यही फ़ैसला करने के लिए काफ़ी दिन से कोशिश जारी थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका अपना भी मानना यही है और वो इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि हर कमज़ोर को उसका हक़ मिले, हर कमज़ोर को क़यादत में उसकी हिस्सेदारी मिले, इस इशू को वो लेकर उठे हैं। वो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि पूरी कौम में जितने लोग भी हैं, जो भी हिंदुस्तान में डिप्राइव्ड हैं, जिनका हक़ तलफ़ी होती है, जिनको वज़न नहीं दिया जाता, जिनकी बात नहीं सुनी जाती, उनको ताकत दिलाने के लिए वो खड़े हुए हैं और उसमें सबसे आगे मुसलमान कौम है, इसलिए नेचुरली वो मुसलमानों के लीडर हैं और मुसलमानों के लिए उनकी कोशिशें ज़्यादा होंगी। उन्हीं का साथ हम लोग दे रहे हैं और उसी में हमारी भी ये कोशिश है कि हम किसी का हक़ तलफ़ी नहीं करना चाहते, बल्कि अपना हक़ बराबर का लेना चाहते हैं, हिस्सेदारी से, एहसान से नहीं। अच्छा नदीम भाई, अगर मान लीजिए आप जीतते हैं चुनाव और संभल में आप काबिज होते हैं, तो संभल में किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? जो चीज़ अब तक नहीं हो पाई हैं वो कौन सी चीज़ें होंगी? देखिए, जैसा आपने पहले बताया कि समाजवादी पार्टी से भी और दूसरी पार्टियों से भी बराबर कोशिश ये होती रही कि हम लोग उनका साथ दें, उनके साथ रहें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हीं पार्टीज़ के जो लीडरान यहाँ पे हुए, उन्होंने, संभल की बदकिस्मती थी कि उन्होंने संभल के लिए कोई ख़ास प्लानिंग नहीं की, कोई बात नहीं सोची यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब किसी भी तरीके से संभल को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और वो डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो संभल है असल, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, नाम तो संभल है, लेकिन उसका कोई भी हेड ऑफिस यहाँ नहीं है, बल्कि वो सब आसपास की जो छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ थी उनमें चला गया। तो ये सबसे बड़ी कमी हम ये मानते हैं कि संभल वालों के साथ बहुत बड़ी नाहक तलफी हुई और उसके लिए हमारी अपने लोकल लीडर्स जो थे उनकी कोशिशें नाकाम हुई, वो कोशिश नहीं कर सके या उसको ये कहिए कि बरूकार नहीं ला सके। उन्होंने हमेशा ये समझा कि संभल वालों में तो ग्रुप्स हैं, वो हमेशा अंधी तकलीद हमारी करते हैं, अंधी पैरवी करते हैं, हमारे लिए उन्होंने अपने वोट्स को मुखस्स कर रखा है और हमें ही उनका वोट हमेशा मिलेगा। तो उस चीज़ को
तोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरत इस बात की महसूस हो रही है कि एक नई क़यादत आए। बदलाव जब ही आ सकता है जब क़यादत चेंज होगी, जब लीडरशिप चेंज होगी। वो अब नहीं, हमेशा होनी चाहिए। संभल वालों को अपना दिमाग ये बनाना पड़ेगा कि अगर आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है, उनके लिए संभल को इस काबिल रखना है कि लोग संभल में रह सकें, तो फिर पढ़ाई के ऊपर ज़ोर देना होगा। हेल्थ की फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी लानी होंगी। अगर अस्पताल नहीं होंगे, अगर अच्छा अस्पताल नहीं होगा और आप रोज़ बाहर भागते फिरेंगे तो यहाँ कौन रहेगा? कोई शख्स जो ज़रा सा भी तरक्की याफ्ता है, ज़रा भी उसके पास कुछ ज़राए मौजूद हैं, वो फिर रहना नहीं चाहता यहाँ संभल में। क्यों नहीं रहना चाहता? इसलिए कि उसको सबसे बेसिक चीज़ है उसके बच्चों के लिए तालीम की फैसिलिटीज़ मुहैया हों और हेल्थ की फैसिलिटीज़ मुहैया हों, अस्पताल मुहैया हों। इन दो चीज़ों पर हमारा ख़ास तौर पर एम्फेसिस होगा। इंशाअल्लाह ज़ाती तौर पर भी और गवर्नमेंट के तवस्सुत से भी, उसके ज़रिए से भी ये कोशिश होगी कि संभल में अच्छे से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो सकें और अच्छे से अच्छा तालीमी इदारे हो सकें, यूनिवर्सिटी हो सके, टेक्निकल कॉलेजेस हो सकें, मेडिकल कॉलेज हो सके। उसके लिए भरपूर मेहनत की जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर आप ज़ाती तौर पर अकेले कोई काम करें तो उसमें इतना वज़न नहीं होता जितना हुकूमत को साथ लेकर करने में होता है। और हुकूमत साथ जब ही देती है कि जब उसके जो लीडर्स हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो परसुएट करें, उनके ज़रिए से जाएं। वरना अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर कोई कोशिश करते हैं जाकर, तो वो लोग काट करते हैं, इसलिए कि उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता है कि अगर हमने ना किया और किसी और ने ज़ाती तौर पर कर दिया तो हमारा उससे, उन लोगों का मतलब उससे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो करने भी नहीं देते। अगर हमारी ज़ाती कुछ कोशिश होती है और हम उसको कुछ करना जाएं तो वो नहीं करने देते। क्या पहले कभी ज़ाती कोशिश रही आपकी? बहुत कोशिश रही है मेरी, हमेशा से कोशिशें रही हैं। मैंने 92 में एक हॉस्पिटल यहीं कोल्ड स्टोर के हमारे बराबर में चौधरी सराय में बनाने के लिए बहुत कोशिश की, ज़मीन बना दी, उसके अलावा उसका पूरा नक्शा बनाकर पेश किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता कुछ भी। इसलिए कि आप अपने पास से कितना कुछ करेंगे, उसकी एक लिमिट होती है और वो भी लिमिट ख़त्म हो जाती है जब आप करना चाह रहे हो और लोकल क़यादत जो है उसको घसीटना चाह रही हो, ना करने देना चाह रही हो। तो इसलिए ये सब होता रहा है। कॉलेज के लिए कहा, जो ये आपका केंद्रीय विद्यालय है उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, यहाँ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो नहीं बन सका क्योंकि हमारे जो लोकल लीडरान हैं उन्होंने ज़मीन के लिए कहा कि यहाँ संभल में कहीं ज़मीन नहीं है, बराबर के किसी गांव में ले जाइए, वो वहाँ चला गया। इसी तरीके से किसी भी मुख्यालय के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस के लिए जो थे यहाँ से वो भी चले गए, सिर्फ़ और सिर्फ क़यादत की नाअहली, सिर्फ और सिर्फ लोग। भाई आप अगर खुद नहीं कर सकते तो पब्लिक को लीजिए, पब्लिक ओपिनियन बनाइए, लोगों को ले जाकर एहतजाज कीजिए, अपने हक़ की लड़ाई लड़िए। कौन है लड़ाई लड़ने वाला? नहीं है कोई भी। और आवाम की हालत यह है कि अगर हम आवाम में जागृति पैदा ना करें, अगर उनको इन बातों को ना बताएं, तो वो भी एहसास नहीं करते, वो भी ये बातें नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि शायद हुकूमत नहीं कर रही। कोई भी हुकूमत हो वो करेगी जब आप के लोकल लीडरान उसके लिए कोशिश करेंगे। आप हैदराबाद में देख लीजिए, हैदराबाद में AIM के लोग हैं, वहाँ क्यों तरक्की होती है उनके इलाकों में, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो हमेशा उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने लोगों के हक़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनके काम पूरे किए जाते हैं। कोई भी हुकूमत हो वो उनका काम पूरा करती है। हम यहाँ पे, हमारी आवाज़ नहीं है, कुछ अक़लियत की आवाज़ नहीं है। हम यहाँ पर बिल्कुल एक ये समझिए कि खामोश लोग होकर रह गए, खामोश कम्युनिटी होकर रह गए। अगर इस खामोश कम्युनिटी को जगाया नहीं जाएगा, इसके अंदर लीडरशिप की तब्दीली नहीं होगी, तो कभी भी संभल जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमेशा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगी। ये कमज़ोरी 30-40 साल से हमारी नस्ल भुगत रही है और हमारे आने वाली नस्लें भी भुगतेंगी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने अभी हैदराबाद का जिक्र किया, तो यहाँ पर लोगों से जब हम पब्लिक ओपिनियन करते हैं तो पब्लिक का ज़्यादातर ये रहता है कि ओवैसी साहब हैदराबादी एक नेता हैं। जब उत्तर प्रदेश के या किसी बाहरी स्टेट के चुनाव के 6 महीने रह जाते हैं तब वो रुख करते हैं, बाकी 4.5 साल तो वो गायब भी रहती हैं। तो एक बाहरी नेता को चुनना एक अच्छा ऑप्शन तो नहीं है ना? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही जी। कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो किसी एक स्टेट का, सेंट्रल लीडर्स में वो किसी ना किसी स्टेट के होते हैं जी, अपनी ही स्टेट के होते हैं, लेकिन उनका नेटवर्क जो है वो हर स्टेट में होता है। उनकी जो कॉल है, उनका जो कॉज है वो बहुत सी स्टेट्स के लिए होता है, बहुत सी कौमों के लिए होता है। तो एक लीडर ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट का है वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेगा या उसी स्टेट के लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा, उनके हक़ के लिए लड़ाई लड़ेगा, बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी है
कि वो हर जगह अगर कर सकता हो तो ज़रूर करे। यहाँ पर भी उनका नेटवर्क यूपी में है, वो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, और आफ्टर ऑल काम तो हमें और आपको ही करना पड़ेगा। वो तो सिर्फ गाइडलाइंस बनाने के लिए, सेंटर में पॉलिसीज़ के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हैं। उसके बाद तो लोकल कैडर है, वही काम करेगा, वही काम कर रहा है। हर जगह पूरे यूपी में लोकल कैडर है और लोकल कैडर ही काम करेगा। आप उसके हाथों को मजबूत कीजिए, इतनी पावर दीजिए कि वो जब आपका वोट एक जगह इकट्ठा होगा और आपके लीडर को पता है कि उनको 7%, 10%, 15% वोट उनके पीछे है, तब दूसरे लोग आएंगे उनसे बात करने के लिए और उनसे कहने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी का काम ये नहीं होगा कि वो आके संभल में बैठें या किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बैठें और वहाँ की पॉलिटिक्स लड़ाएं या वहाँ के इश्यूज़ को उठाएं। उनका काम होगा नेशनल लेवल के ऊपर हमारे इश्यूज़ को उठाना और हमारे लीडर्स को गाइड करना, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उनको गाइड करना। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर कोई बाहर का नेता आके नहीं लड़ रहा, यहाँ वो लोग इलेक्शन में आ रहे हैं या वो लोग कैडर में आ रहे हैं कि जिनका अपना ग्रास रूट पर कोई काम है, जो संभल में हमेशा से रहते चले आ रहे हैं, संभल की प्रॉब्लम्स को हमेशा से जानते हैं और संभल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो इलेक्शन में ना हो, वो कैडर में रहेंगे और उनको लड़ाई लड़नी है अपने हक़ के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये चीज़ अक्सर सबसे ज़्यादा जो सुनने को मिलती है कि भाई लोग कहते हैं, एक पार्टी कह रही होती है कि ओवैसी साहब के साथ आई, दूसरी कहती है कि वो तो वोट का डिवीज़न करने आए हैं, ध्रुवीकरण करने आए हैं, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता है उनके होने से। तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या जवाब होना चाहिए इस पर आपका? देखिए, हर पार्टी को और हर कौम के लोगों को अपने हक़ की लड़ाई lड़ने का हक़ है। हम इस वजह से डर कर नहीं बैठ सकते कि एक पर्टिकुलर पार्टी को उसका वोट मिल जाएगा या हमें उनसे खौफ खाने की ज़रूरत है। वो बीजेपी जो है वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे होंगे, अपना उनका एक कोई सोच होगी उसके लिए काम कर रहे होंगे। हम अपनी सोच के लिए काम कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर इस बात के खौफ से आप रह जाएंगे दूर तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम तो हमेशा से इस बात के कायल हैं और हमारी पार्टी और जो लोग हैं वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम हर कमज़ोर के साथ हैं। हमारी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वर्क नहीं है, हम तो हर कमज़ोर के साथ हैं, हर पिछड़े हुए के साथ हैं, चाहे वो किसी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अब उसमें ये अजब इत्तफ़ाक़ है और हमारी हम मुस्लिम्स की बदकिस्मती कहिए कि हमारे साथ इतने सालों से ज़्यादती होती रही, इसलिए हम सबसे ज़्यादा मज़लूम हैं। लिहाजा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो पार्टी आवाज़ उठाती है वो मुस्लिम्स की उठाती है, वो नेतृत्व मुस्लिम्स का करना चाहती है क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, उनकी सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। को ताकत नहीं बख्शेंगे, वो आपकी आवाज़ कैसे उठाएगा? इससे कता नज़र कि आप किस पार्टी, वो दूसरे लोग किस पार्टी में जाएंगे, कट जाएंगे तो कौन सी पार्टी निकल जाएगी। हमारे लिए तो सारी पार्टियां जो हैं वो हमारे साथ वो इंसाफ नहीं कर पा रही, वो हक़ नहीं दे पा रही कि जो हमें मिलना चाहिए। इसलिए आप देखिएगा ज़रा कि अगर आप अपने वोट को मुत्तहद कीजिए और मुत्तहद करने के बाद अपने लीडर को ताकत दीजिए, फिर देखिए आप कि वोट बैंक कटने का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगता है या आपको कौम को ऊपर उठाने का इनाम मिलता है। आपको इनाम मिलेगा डेफिनेटली। ये वोट बैंक की जो कट करने की और दूसरों को जिताने की जो ये बात उठाई जाती है, ये सिर्फ ये निगेटिविटी है, ये एक मनफी सोच है जिससे वो आपको कभी मुत्तहिद नहीं होने देंगे। कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप मुत्तहिद हो जाएं और अपने आप अपने इक़्तिदार में शराकतदारी करें। वो हमेशा यही कहेंगे कि आप वोट दे दो किसी भी पार्टी को, ये सेकुलर पार्टीज़ हैं, इनको वोट दे दो और इनको वोट देने के बाद भिखारी बन के रहो। फैसला हमें करना है, भिखारी बनना है या शरीक बनना है, शराकतदारी करना है, साझेदारी करना है। हर वक्त सब तैयार हैं। और आप भी आइए अपने लोगों को लेकर, हम अपने लोगों को लेकर आएँ। एक तरफ आप बैठिए, एक तरफ हम बैठें, हम अपने हिस्से की बात करें, आप अपने हिस्से की बात करें, और जो लोग हमारे साथ नहीं हैं या गवर्नमेंट में नहीं आए उनके भी हिस्से की हम बात करें। उनको भी हमें उनका हक़ पहुंचाना है, लेकिन इंसाफ की बात होनी चाहिए। हर शख्स को उसका हक़ मिलना चाहिए। अगर आप इंसाफ को नापसंद करते हैं तब आप ये कहेंगे कि अरे आप तो वोट बैंक काटने आए हैं। हम वोट बैंक काटने नहीं आए, हम उसको कंसोलिडेट करने आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जब तक साथ नहीं देंगे आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। आपको अपने वोट को कंसोलिडेट करके अपनी एक क़यादत उठानी पड़ेगी और उस क़यादत को खड़ा करने के बाद वो क़यादत आपके लिए आपके हक़ की बात करेगी। किसी का हक़ मारने की बात नहीं करती, वो सिर्फ आपका हक़ लेने की बात करती है, इंसाफ की बात करती है। उसी पर हमारा पूरा का पूरा जो फ़िलासफ़ी है वो इसी पर बेस्ड है। तो सर, इस बार संभल में AIMIM का किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है?
क्योंकि पिछली बार तो सेकंड रनर अप रही थी AIM 2017 में, तो इस बार के रहने वाले और लगभग कितने वोटों से जो है बढ़त हासिल की जाएगी, क्या जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? देखिए, मैं अपने संभल के रहने वालों से सभी से ये अपील करूंगा कि उसमें तमाम लोग यहाँ के इतने होशमंद हैं कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ाया था और उसमें बहुत वोट दिए थे। हम किसी तरह से जीत हासिल ना कर सके। अब इस दफ़े ये पूरी कोशिश है और मेरी अपील है संभल वालों से कि इस दफ़ा आप और ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपने कैंडिडेट को कामयाब बनाइए। मुशीर साहब, मुशीर मोहम्मद ख़ान जो हैं वो MIM के कैंडिडेट हैं। याद से ज़रूर सब लोग वोटिंग के लिए निकलें और सब लोग जो है पतंग पर मोहर लगाकर इस दफ़े हर हालत में ये तहैया कर लें कि हमें तब्दीली लानी है और उनको कामयाब करना है। तो ये अवाम ही कर सकती है, अवाम ही का काम होगा। अगर कामयाबी ना होती है किसी भी सूरत से, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अभी तक सो ही रहे हैं। ना हमें जागने का शौक़ है, ना हम जागना चाहते हैं और ना हम जागेंगे। इसलिए हर शख्स का, हर ज़ीहोश शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो इस तब्दीली को महसूस करें, इस तब्दीली के साथ आएँ और अपने आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल तय करें। मैं सबसे फिर एक बार ज़ोरदार अपील करूंगा कि अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी कौम का सर ऊंचा करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आइए और आकर हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सोशल वर्कर, काफ़ी टाइम से एक्टिव सोशल वर्कर नदीम तरीन साहब। ये विदेशों में भी ज़्यादातर आते जाते रहते हैं, संभल में भी रहते हैं और संभल को लेकर इन्होंने अपना जो व्यू है वो सामने आप सबके सामने जाहिर किया कि संभल में डेवलपमेंट की कितनी ज़रूरत है और अगर इनकी पार्टी अगर यहाँ पर जीतती है तो संभल में किन चीज़ों पे जो है ज़्यादा काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ पर काम करेंगे। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 10 मार्च को सारे पत्ते खुल जाएंगे, कौन बैठता है संभल के MLA की कुर्सी पर और उसके बाद क्या होता है संभल का विकास। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।